हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत में चुनाव का ऐलान होते ही चीन को सताया आखिर कौन सा डर। ग्लोबल टाइम्स के जरिए उगलने लगा जहर। बताएंगे आखिर कौन सा डर सता रहा है चाइना को भारत में चुनाव होने पर। कहीं पापों का खुलासा तो नहीं हो जाएगा चाइना का, कैसे दोस्तों, सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे आखिर क्या है माजरा चुनाव मालदीव में और बैलेट बॉक्स भारत में, आखिर ऐसा क्यों दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे भारत से तनाव के बीच मालदीव तैनात करेगा पहला ड्रोन, सुरक्षा बलों को मजबूत करने पर फोकस। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पवन कल्याण का भाषण बीच में ही रोक दिया दोस्तों, जिसके बाद करने लगे ये अपील। दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों की अब खैर नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर भारत में चुनाव, तो उधर चीन को धक धक हो रही है दोस्तों। भारत में चुनाव का ऐलान होता ही चीन को सताया कौन सा डर। ग्लोबल टाइम्स के जरिए उगलने लगा जहर। आपको बता दें, भारत में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से पड़ोसी देश चाइना बौखला गया है। चीन को हमेशा इस बात की अपच रहती है कि उसके पड़ोस में रहने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे है, और वो एक लोकतांत्रिक देश होने की जिम्मेदारियों को बिना किसी तकलीफ के कैसे पालन करता है। सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भी लोकतंत्र का पालन कैसे करती है भारत की जनता, भारत की सरकार। दोस्तों हाल ही में चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कोलकाता चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारत के खिलाफ जहर उगला है। चीन को डर है कि भारत के इस लोकसभा चुनाव में उसके पापों का खुलासा ना हो जाए। रविवार को प्रकाशित एक लेख ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत का आम चुनाव आने वाला है। 7 चरण का आम चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होने वाला है और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में होने वाले इस चुनाव पर चीनी मीडिया काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि भारत चीन का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा विवाद होते रहते हैं। 2020 में चीन और भारत गलवान घाटी में हिंसक झड़प में शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप 4 चीनी सैनिकों और कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। तो वहीं ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हमारा डर यह है कि भारतीय मीडिया चीन जैसे संवेदनशील विषयों का उपयोग उस पक्ष में गति पैदा करने के लिए करेगा। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। उम्मीदवार अधिक वोट हासिल करने के लिए चीन से संबंधित मुद्दों का भी उपयोग करेंगे। कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट और अभिजात वर्ग भी भारत चीन व्यापार घाटे के मुद्दे का फायदा उठा रहे हैं। वे चुनाव में वोट हासिल करने के लिए चीन विरोधी भावना का लाभ उठा रहे हैं, यानी कि चाइना को डर सता रहा है कि भारत में लोकसभा चुनाव में कहीं नेता लोग जीत हासिल करने के लिए चीन का मैटर का उपयोग ना करें। हालांकि चीन को यह भी डर सता रहा है दोस्तों कि आखिर भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में है, उसके बावजूद भी वो कैसे लोकतांत्रिक चुनाव करवा लेता है, कैसे भारत लोकतंत्र को मैनेज करता है, ये सबसे बड़ा डर है चाइना को। साथ ही साथ आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा चीन को। अगली खबर बता दें, आखिर क्या है माजरा चुनाव मालदीव में और बैलेट बॉक्स भारत में, आखिर क्यों। मालदीव के संसदीय चुनाव के लिए भारत में भी होगा मतदान। द्वीप राष्ट्र के चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान। मालदीव के आगामी संसदीय चुनावों के लिए मतपेटियां भारत, श्रीलंका और मलेशिया में भी रखी जाएंगी। देश के निर्वाचन आयोग ने रविवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मालदीव के 11,000 लोगों ने अपने मतदान केंद्रों को स्थानांतरित करने के लिए पुनः पंजीकरण का अनुरोध किया है। आयोग की अधिसूचना का हवाला देते हुए मीडिया की खबरों में कहा गया है कि 21 अप्रैल के संसदीय चुनावों के लिए लोगों को अपने मतदान केंद्रों को स्थानांतरित करने के संबंध में दी गई 6 दिन की अवधि शनिवार को समाप्त हो गई। आयोग ने कहा कि मालदीव के चुनावों के लिए मतपेटियां केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका के कोलंबो और मलेशिया के कुआलालंपुर में भी रखी जाएंगी, क्योंकि तीनों देशों में से प्रत्येक में कम से कम 150 लोग मतदान करने के लिए पुनः पंजीकरण कराएंगे। वेब पोर्टल अदादू.com के मुताबिक निर्वाचन आयोग के महासचिव हसन जकारिया ने कहा कि पहले की ही तरह श्रीलंका और मलेशिया में कई लोगों ने पंजीकरण कराया है। भारत के तिरुवनंतपुरम में 150 लोगों ने पंजीकरण कराया है, इसीलिए हमने वहाँ एक मतपेटी रखने का फैसला किया है। जी हाँ, तो ये कारण है दोस्तों, इसीलिए मालदीव के संसदीय चुनाव के लिए भारत में भी मतदान होगा और यही वजह है कि द्वीप राष्ट्र के चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ ईवीएम चोर है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा वोट डालने के बाद चेक जरूर करें। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मुंबई में रैली हो रही है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि ईवीएम चोर है, इसीलिए अपने वोट की हिफाजत करें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वोट डालने के बाद चेक जरूर करें। सिर्फ इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी उसी दिन इस मशीन का अंत हो जाएगा। गौरतलब है कि न्याय यात्रा का अंत मुंबई में हो रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। न्याय यात्रा के समापन के मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, इसका समापन कश्मीर में हुआ था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बर्फ नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि ये है हमारा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई। उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो अपने वोट की रक्षा करें। वोट डालने के बाद मशीन से निकले हुए
पेपर से निकले पेपर को वेरीफाई जरूर करें क्योंकि ये मशीन चोर है। तो वहीं इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ हम अलग अलग विचार और सोच के लोग जमा हुए हैं, यही हिंदुस्तान है, चुनाव आने वाले हैं और संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरे देश में यात्रा की है और एक संदेश देने का काम किया है। ये बातें दोस्तों विपक्षियों ने एक मंच से कहीं और फारूक अब्दुल्ला का ईवीएम पर आरोप लगाना कि ईवीएम चोर है। दोस्तों आप कैसे इसे देखते हैं उनके बयान को और क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से दोस्तों चुनाव में कौन होगी अव्वल पार्टी, कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, बताना मत भूलिएगा कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इसी से जुड़ी खबर जहां पर जम्मू कश्मीर में फंसा विधानसभा चुनाव, गुलाम नबी आजाद ने चुनाव आयोग से कर दी सिफारिश। क्या सिफारिश की है बता दें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की। उन्होंने रविवार को निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव संपन्न होने के 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव 5 चरणों में 19 अप्रैल उधमपुर, 26 अप्रैल जम्मू, 7 मई को अनंतनाग राजौरी, 13 मई को श्रीनगर और 20 मई को बारामूला को होगा। इनकी मतगणना 4 जून को होगी। ऐसे में इसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो सुरक्षा कारणों से लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने निर्वाचन आयोग और केंद्र से संसदीय चुनाव पूरा होने के 1 महीने जस्ट बाद विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया है। आखिर दोस्तों जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के पीछे विपक्ष का क्या मंसूबा हो सकता है? दोस्तों क्या लगता है आपको? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान का चीन को दगा, कर्ज के चक्कर में आईएमएफ से ड्रैगन को चुभने वाला वादा कर डाला। जी हाँ, पैसों के चक्कर में पाकिस्तान कभी भी पाला बदल सकता है। आज फिर ये साबित हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने आईएमएफ को ऐसा वादा कर दिया है जो ड्रैगन को चुभने वाला है। दरअसल पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को आश्वासन दिया है कि चीनी पावर प्लांट का बकाया पैसा वो आईएमएफ के लोन से नहीं चुकाएगा। पाकिस्तान पर 493 अरब पाकिस्तानी रुपए का बकाया है। पाकिस्तान ने कहा कि उसे चुकाने के लिए कोई एडिशनल बजट आवंटित करने की योजना नहीं है। ये भी जान लीजिए कि लोन लेने के चक्कर में पाकिस्तान पहले ही आईएमएफ को बड़े बड़े वादे कर चुका है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में चीनी पावर प्लांट के लिए बजट से इतर एडिशनल आवंटन पर पाकिस्तान सरकार के फैसले के बारे में पूछताछ की तो पाकिस्तान ने आईएमएफ को बताया कि चीनी पावर प्लांट के बकाया लोन को चुकाने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने का कोई प्लान नहीं है। वहीं दोस्तों आईएमएफ को पाकिस्तान पर कतई भी यकीन नहीं है, वो पाकिस्तान के बातों पर भरोसा करता ही नहीं है। साथ ही साथ इन बातों को कहकर के पाकिस्तान ने चीन को तगड़ा वाला दगा दिया है। साथ ही साथ बता दें, यूनाइटेड नेशन में गर्जी भारत की बेटी राम मंदिर और सीएए का मुद्दा उठाने को लेकर पाकिस्तान को यूं लगाई रुचिरा कंबोज ने फटकार। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान इस्लामोफोबिया को लेकर भी पाठ पढ़ाया है। भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान से कहा कि केवल एक धर्म के बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख और हिंसा व भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय व्यापकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने यहूदी विरोध, इस्लामोफोबिया और इस्लामो ईसाईफोबिया से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करना जरूरी है कि इस तरह का फोबिया पहले अब्राहिमी धर्मों से परे भी फैला हुआ है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत से तनाव के बीच मालदीव तैनात करेगा पहला ड्रोन, सुरक्षा बलों को मजबूत करने पर बड़ा फोकस। जी हां, मालदीव और भारत के बीच राजनयिक स्तर पर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ मालदीव से भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर जवानों को लेकर भारत लौटा है, तो वहीं इसके तुरंत बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने कहा है कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं है। एक समारोह में मुइज़ ने घोषणा की है कि वो देश की सुरक्षा के लिए हिंद महासागर में पहला ड्रोन तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। मुइज़ ने यह बयान एक समारोह के दौरान सामने कहा। समारोह में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स एयर कॉर्प्स और ड्रोन का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान मुइज़ ने मालदीव के सैन्य बलों को मजबूत करने की घोषणा की। आपको बता दें, जब से राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के मुइज़, तब से भारत के खिलाफ खूब सारी बयानबाजी की है। दोस्तों बिगड़े बिगड़े बोले हैं मुइज़ ने। उन्होंने मालदीव से भारतीय सेना के पहले जत्थे के वापस लौटने पर भी बयान दिया था। कहा था कि उन्होंने जो भी किया, यानी भारतीय सेनाओं ने जो भी किया, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए किया। इससे बाहरी पार्टियों को समस्या नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने से पहले भी मुइज़ ने देश में इंडिया आउट अभियान चलाया था। ऐसे में भारत से तनाव के बीच अब जो मालदीव पहला ड्रोन का जत्था तैनात करेगा, इस पर आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों मुइज़ को बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारतीय नौसेना ने सोमाली डाकुओं से नागरिकों को बचाया तो गदगद हुआ ये देश। भारत को कहा थैंक यू इंडिया। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी से 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज MV रूएन को बचा लिया। इस जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को भी नौसेना के मार्कोज कमांडो ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इनमें से 7 बुल्गारिया के नागरिक हैं। ऐसे में बुल्गारिया की सरकार ने भारतीय नौसेना के इस पराक्रम की जमकर तारीफ की है। ऐसे में बुल्गारिया की सरकार ने भारतीय नौसेना की इस पराक्रम की जमकर
जमकर तारीफ की। बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने ट्वीट करके लिखा है कि वो भारतीय नौसेना के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और विदेश मंत्रालय को टैग करते हुए समर्थन और बेहतरीन प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। अगली खबर बता दें, गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट में 2 गिरफ्तार, विदेश मंत्रालय का भी आया बयान। जी हां, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में शनिवार की रात विदेशी छात्रों से हुई मारपीट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवक अहमदाबाद के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अहमदाबाद के 16 के रहने वाले हितेश मेवाड़ा और वस्त्राल के भरत पटेल को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों युवकों को क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस को सौंप दिया है। विदेशी छात्रों से मारपीट मामले पर विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान में लिया। रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कल अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई है। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका को इस अफ्रीकी देश ने दिखाई आंख, सैन्य समझौता कर दिया रद्द, कहा आर्मी तुरंत छोड़े देश। जी हां, नाइजर के सैन्य शासक जुंटा ने शनिवार को कहा है कि देश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का अब कोई औचित्य है ही नहीं। इस हफ्ते अमेरिकी राजनयिकों एवं सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत के बाद सरकारी टीवी पर यह घोषणा की गई है। नाइजर अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में अमेरिकी सेना के अभियानों में एक अहम भूमिका निभाता है और इस देश में यूएस आर्मी एक प्रमुख एयरबेस भी है। अमेरिका इस क्षेत्र में जिहादी हिंसा फैलने को लेकर चिंतित है, जहां स्थानीय समूहों ने अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी समूहों के प्रति निष्ठा जताई है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, रमजान के दौरान कंगाल पाकिस्तान में गैस की भारी किल्लत, सिर्फ 6 घंटे जल रहा चूल्हा 500 रुपए किलो पहुंच गया दाम। बता दें, पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद भी जनता को राहत मिल नहीं पा रही। रमजान के पवित्र महीने में गैस की कमी पाकिस्तान में गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि गैस सप्लाई रमजान के दौरान बाधित नहीं होगी। अब लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिस कारण इनके दाम आसमान छू रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर बेचने वाले डीलर इस समय मुंह मांगा दाम वसूल रहे हैं। इनकी कीमत दुगनी बढ़ गई है, जिससे पाकिस्तान की जनता परेशान है। पाकिस्तानियों ने दुख जताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले एक सिलेंडर की कीमत 200 रुपए थी, लेकिन जब से रमजान शुरू हुआ है कीमतें 500 रुपए तक बढ़ गई है। यानी पाकिस्तान का हाल बेहाल हो चुका है, बुरा हाल हो चुका है। नेक्स्ट खबर बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बड़ी मांग, पाकिस्तान के आम चुनाव में जनादेश चुराने वालों के खिलाफ हो देशद्रोह कार्रवाई। जी हां, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फरवरी में हुए आम चुनाव में कथित तौर पर जनादेश चुराने वाले अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। इमरान खान की यह टिप्पणी तब आई जब उन्होंने शनिवार को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात की। इस मामले में इमरान खान के अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी, सहयोगी फराग गोगी और दिग्गज कारोबारी मलिक रियाज भी शामिल है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली का आरोप लगे थे। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा समर्थित 90 से अधिक स्वतंत्र उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में अधिकतम सीट जीती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने चुनाव के बाद समझौता किया और देश में गठबंधन की सरकार बनी। पीटीआई का कहना है कि नई सरकार जनादेश चुराकर बनाई गई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने शनिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी को 3 करोड़ से अधिक वोट मिले, जबकि बाकी 17 राजनीतिक दलों को संयुक्त रूप से इतने वोट ही मिले हैं। उनकी पार्टी ने चुनाव में अनियमितताओं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने भी उठाया और गैर सरकारी संगठनों ने भी चुनावी प्रक्रिया में खामियां बताई है। ऐसे में इमरान खान ने पाकिस्तान के हुए आम चुनावों को पूरे तरीके से धांधली बताया है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें अगली खबर, श्रीलंकाई नौसेना ने फिर की कार्रवाई, 21 मछुआरों को पकड़ा, 2 नावें भी जब्त कर ली। जी हां, श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ लिया है और उनकी 2 नावें जब्त कर ली है। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को यह खबर सामने आई थी कि श्रीलंकाई नौसेना ने उत्तरी जाफना प्रायद्वीप में कराई नगर के तट से कम 15 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है। दोस्तों, यह कार्रवाई द्वीप राष्ट्र के जल से मछली पकड़ने के आरोप में की गई थी। श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों की नावों को जब्त कर लिया था और मामले की जांच को मत्स्य निदेशालय भेजा था। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ट्रंप के खून खराबे वाले बयान ने बढ़ाई सियासी गर्मी, अब जो बाइडेन के प्रवक्ता ने किया पलटवार। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रवक्ता जेम्स सिंगर ने एक बयान में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और 6 जनवरी चाहते हैं। ये बयान ट्रंप के द्वारा शनिवार को दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें ट्रंप ने खून खराबे का जिक्र किया था। इस बयान की निंदा करते हुए प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के नागरिक ट्रंप को इस नवंबर में एक और चुनावी शिकस्त देने जा रहा है, क्योंकि वे उनके उग्रवाद हिंसा के प्रति लगाव और बदला लेने की उनकी प्यास को लोग खारिज करते रहेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने उस वक्त बयान दिया जब उन्होंने अमेरिका के बाहर बनी कारों पर 100% टैरिफ का वादा किया। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनावों से पहले बढ़ी भूपेश बघेल की मुश्किलें, महादेव सट्टा एप्लीकेशन मामले में FIR दर्ज। जी हां, लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा एप्लीकेशन मामले में FIR दर्ज की गई है। बघेल के खिलाफ साजिश, जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज हुई है। भूपेश बघेल के अलावा 21 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ये FIR 4 मार्च को दर्ज की गई थी, लेकिन इसका खुलासा हुआ है। EOW ने ED के लिए
आवेदन पर FIR दर्ज किया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने ईडी के प्रतिवेदन पर महादेव बुक सट्टा एप्लीकेशन के प्रमोटर सहित कारोबारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पीएम मोदी जी ने कहा पूरा देश कह रहा है कि 4 जून को 400 पार, विकसित भारत के लिए 400 पार। जी हां, लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये संयोग देखिए, इस बार चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होने वाले हैं। पूरा देश ये कह रहा है कि 4 जून को 400 पार, विकसित भारत के लिए 400 पार, आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई और आज मैं आंध्र प्रदेश में सभी के बीच हूँ। यहाँ मुझे कोटप्प कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेव के आशीर्वाद के साथ देश में तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या फिर से मोदी सरकार बनेगी या अन्य पार्टी की सरकार बनेगी? जो भी आपको लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, पीएम मोदी ने पवन कल्याण का भाषण बीच में ही रोका, बिजली के टावर पर चढ़े लोगों से कर दी ये अपील। जी हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रविवार को भव्य रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसभा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण पलनाडु भी शामिल हुए। इस दौरान पवन कल्याण को अपना भाषण उस वक्त थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ गया, जब कुछ लोग अपने नेताओं को सुनने के लिए लाइट के टावर पर चढ़ गए थे। पीएम मोदी की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने अपने पवन कल्याण को भाषण के बीच में टोका। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे टावर से नीचे उतर जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस के लोग टावर पर चढ़ने वालों को नीचे उतारिए, जिसका वीडियो भी दोस्तों वायरल हो रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, सच्चाई हिंदुस्तान हमारे साथ, बीजेपी में नहीं है दम। जी हां, शिवाजी पार्क की महारैली से पहले राहुल गांधी ने बोला हमला। दरअसल मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मुंबई न्याय संकल्प यात्रा के मौके पर कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी शोर बहुत मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि सच्चाई और देश की जनता उनके साथ है। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके बाद बीजेपी ने हेगड़े की टिप्पणियों से पैदा हुए विवाद को शांत करने की कवायद में इसे उनका निजी विचार बताया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। ऐसे में राहुल गांधी बौखलाते नजर आए हैं दोस्तों। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को सराहा, कहा बहुत कम लोग ही इस तरह की यात्रा निकाल सकते हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर कांग्रेस नेता के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी यात्रा निकाल पाते हैं। राहुल गांधी ने 63 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मध्य मुंबई में डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके। उन्होंने रविवार को राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर अपनी शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि इस यात्रा को असली सफलता भारतीय जनता पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव में हराकर मिलेगी। ये कहना था अखिलेश यादव का। अगली खबर आपको बता दें, आ गई बड़ी खुशखबरी की खबर। इस रूट पर शुरू हो गई वंदे भारत। जी हां, देश भर में लोकप्रिय हो रही वंदे भारत ट्रेन को रेलवे लगातार अलग अलग रूट पर बढ़ा रहा है। इस ट्रेन के ज्यादातर फैंस ये चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन उनके शहर से होकर गुजरे। वंदे भारत ट्रेन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ये ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आती है, लोग इसके साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं। तमाम सुविधाओं से लैस इस ट्रेन का परिचालन लगातार बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और 4 वंदे भारत ट्रेनों के रूटों का विस्तार किया। जिन 10 ट्रेनों को पीएम मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई उनमें भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वंदे भारत भी शामिल है। जी हाँ, भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन की सेवा कल यानी 17 मार्च से शुरू हो गई। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से खुलने वाली ये वंदे भारत राज्य की तीसरे वंदे भारत है। इससे पहले राज्यों को 2 और वंदे भारत मिल चुकी है। जी हाँ, ऐसे में किन किन भाइयों ने या जो इस खबर को देख रहे हैं उन्होंने वंदे भारत में सफर किया है, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको इसमें सफर करने के बाद कैसा महसूस हुआ? अगली खबर बता दें, होली पर घर जाने की टेंशन को कहें टाटा बाय बाय। इन शहरों के लिए चलेंगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, यात्रियों की सुविधा और होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराए पर 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है। ट्रेन संख्या 0190601905 अहमदाबाद कानपुर सेंट्रल सुपर फास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें जो 14 फेरे होते हुए चलेंगी। दोस्तों वहां की जानकारी हमने स्क्रीन पर दिखाई दी, आप सारी जानकारियां देख पा रहे हैं कौन कौन सी ट्रेन कहां से चलेंगी। अब ऐसे में कौन कौन इस होली पर अपने घर जाने वाले हैं दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर से गुस्ताखी करते हुए पीएम मोदी के दौरे के बाद जताया अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक, कहा ये हमारा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट खबर है, फिर से आपको बता दें चीन ने एक बार फिर गुस्ताखी करते हुए अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के कुछ दिन बाद चीन की सेना ने पूर्वोत्तर प्रदेश पर अपना दावा दोहराते हुए इसे चीनी के क्षेत्र का स्वाभाविक हिस्सा बताया है। आधिकारिक मीडिया ने यहाँ अपनी खबर में कहा कि चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग जियाओ गांग ने कहा है कि जेजांग यानी तिब्बत का चीनी नाम का दक्षिणी भाग चीन के क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है और बीजिंग भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को कभी स्वीकार नहीं करता और इसका दृढ़ता से विरोध करता है। बहरहाल दोस्तों, इसका आप लोग फिर से जवाब जरूर दीजिएगा चाइना को। इसी के साथ दोस्तों ये थे सारी बड़ी खबर।
खबर आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।